नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद बुस्सन के यूट्यूब चैनल पर। अगर आप रीट 2021 की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। इसमें हम लेकर आए हैं गणित शिक्षण विधियों के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो ये आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा, जिसमें आपको 10 नंबर तो ज़रूरी दिलाएगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। निम्न में से असत्य कथन है। इसमें से आपको असत्य कथन छांटना है। पहला कथन है आपका, भिन्न को संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है। सभी परिमेय संख्याएं भिन्न होती हैं। सभी भिन्न परिमेय संख्याएं होती हैं। लास्ट आपका है, उचित भिन्न की अनेक तुल्य भिन्न होती हैं। तो असत कथन आपको बताना है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, सभी परिमेय संख्याएं भिन्न होती हैं। ये असत्य कथन है, क्योंकि सभी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं होती हैं। आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं भी जानते हैं तो ये आपको जानकारी बहुत ज़रूरी है कि सभी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं होती हैं, क्योंकि भिन्न में अंश व हर धनात्मक पूर्णांक होते हैं, जबकि परिमेय संख्याओं में धनात्मक व ऋणात्मक कोई भी हो सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगर आप नए हैं, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर करें। थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो आप लाइक ज़रूर करें और अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप या फेसबुक ग्रुप, जितने भी स्टडी ग्रुप हों आपके, शेयर कर दें। निम्न में से असत्य कथन है। एक रेखाखंड में अनंत बिंदु होते हैं। समांतर रेखाओं के बीच की दूरी सदैव समान होती है। एक बिंदु से अनंत रेखाएं गुजर सकती हैं। किसी समतल में स्थित दो बिंदुओं से होकर अनेक सरल रेखाएं गुजर सकती हैं। तो इनमें से आपको असत कथन छांटना है। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, किसी समतल में स्थित दो बिंदुओं से होकर अनेक सरल रेखाएं गुजर सकती हैं। ये आपका असत्य कथन है, क्योंकि किसी समतल में दो बिंदुओं से असंख्य नहीं, ये आपका दो बिंदु हो गया और यहाँ से केवल एक रेखा गुजारी जा सकती है। यहाँ बात कर रहा है अनेक सरल रेखाएं गुजर सकती हैं, ये आपका असत्य कथन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। घन के संदर्भ में असत्य कथन है। तो यहाँ घन के संदर्भ में आपको असत्य कथन छांटना है। घन के 6 फलक होते हैं। घन के 8 शीर्ष होते हैं। घन के प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर नहीं होता। घन के 12 कोण होते हैं। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, घन के प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर नहीं होता यहाँ दिया गया है, जबकि घन का प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता है, वर्गाकार होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से समतली आकृति नहीं है। तो इनमें से आपको समतली आकृति नहीं है छांटना है। तो आपका वृत्त दिया गया है, त्रिभुज, गेंद और वर्ग। वृत्त आपका एक सर्किल ठीक से बन नहीं पाया मुझसे, और ये इस टाइप का सर्किल पूरा गोला होता है। त्रिभुज ये सब आप जानते होंगे। त्रिभुज की आकृति ये है, ये आपका त्रिभुज। चल जा भाई सही से, हाँ ये आपकी त्रिभुज हो गई। और गेंद का आकृति कुछ आपका इस टाइप की होती है गेंद। ठीक है, यहाँ पूछा गया है आपकी समतली आकृति नहीं है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, गेंद। गेंद वक्राकार तल वाली होती है, क्योंकि यहाँ समतली आकृति नहीं है, तो ये आपका राइट आंसर गेंद हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यह एक ऐसी योजना जो यह जानने का प्रयास करती है कि विद्यार्थी कितना समझे हैं, इस आधार पर यह तय किया जा सके कि प्रत्येक की व्यक्तिगत अथवा वर्ग की आवश्यकता के अनुसार भविष्य का शिक्षण तय हो सके, कहलाता है। तो उपलब्धि परीक्षण से जहाँ शिक्षार्थियों के उपलब्धि स्तर का पता लगाया जाता है, वहाँ आपका निदानात्मक आकलन राइट आंसर हो जाएगा आपका। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
क्योंकि निदानात्मक परीक्षण में व्यक्तिगत कमजोरियों, सामूहिक कमजोरियों के कारणों का पता लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन, गणित की उन्नति तथा वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है। यह कथन गणित के कौन से मूल्य को प्रदर्शित करता है? तो गणित की उन्नति तथा वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है। गणित का सामाजिक मूल्य, गणित का नैतिक मूल्य, गणित के कलात्मक मूल्य, गणित के अनुशासनात्मक मूल्य। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, गणित का सामाजिक मूल्य। क्योंकि गणित ही ऐसा है जिसके आधार पर मनुष्य में तर्कपूर्ण ढंग से सोचने, सावधानीपूर्वक क्रमबद्ध रूप से कार्य करने, आत्मविश्वास, रचनात्मक कल्पना, जटिल समस्याओं के समाधान के लिए व्यवहारिक कुशलताओं का विकास होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सभी अध्यापकों को शुद्ध गणितीय शब्दावली के उपयोग हेतु प्रोत्साहित किया जाता है और विद्यार्थियों के मध्य शुद्ध शब्दावली उपयोग हेतु बढ़ावा देती है। इस शब्दावली को जाना जाता है। तो गणित शिक्षण की भाषा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भाषा। क्योंकि गणित की अपनी भाषा होती है। भाषा की बात करें तो भाषा उससे तात्पर्य होता है कि जिसके पद, प्रत्यय, संकेत, सूत्र, सिद्धांत, तो इससे आपका इसका तात्पर्य भाषा से होता है। जो आपके लंबाई, चौड़ाई, त्रिभुज, लाभ, हानि, कोष्ठक, संख्याएं ऐसी भाषा को जन्म देती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक आकलन की विशेषता को नहीं दर्शाता? तो निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक आकलन की विशेषता को नहीं दर्शाता? विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिकाओं में जैसा कार्य कर रहे हों उस तरफ देखना। विद्यार्थी जब अन्य विद्यार्थियों को समझाने अथवा चर्चा में व्यस्त हों उनको सुनना। नीचे आपका दो कथन है, ये रहा आपका। अध्यापक द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर दिए जाने वाले उत्तरों को मॉनिटर करना। विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं को जांचकर अंक या ग्रेडिंग प्रदान करना। तो क्वेश्चन आपको एक बार फिर दिखा दे रहे हैं, क्या था? निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक आकलन की विशेषता को नहीं दर्शाता? तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं को जांचकर अंक ग्रेडिंग प्रदान करना। मूल्यांकन की औपचारिक विधियों में आपका मौखिक परीक्षण, निबंधात्मक परीक्षण और वस्तुनिष्ठ परीक्षण आती हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ आपका अनौपचारिक आकलन की विशेषता को नहीं दर्शाता, यही पूछा गया था प्रश्न में। आशा करता हूँ क्वेश्चन आपकी समझ में आ रहे होंगे। विद्यार्थियों द्वारा गणितीय समस्याओं को हल करने के दौरान की जाने वाली गलतियों की प्रकृति और विशेषताओं को जानने की प्रक्रिया को कहा जाता है। गणित में विषय वस्तु विश्लेषण, गणित में त्रुटि विश्लेषण, गणित में विषय वस्तु संश्लेषण। तो विद्यार्थियों द्वारा गणितीय समस्याओं के हल करने के दौरान की जाने वाली गलतियों की प्रकृति और विशेषताओं को जानने की प्रक्रिया को गणित में त्रुटि विश्लेषण कहा जाता है। आपको एग्जाम हॉल में क्वेश्चनों को आराम से पढ़ना है। अगर आप जल्दबाजी करेंगे, कहीं प्रश्नों में आपका नहीं लगा हुआ मिल जाएगा, आप स्पीड में पढ़ेंगे, उसको सही सही पढ़ डालेंगे, वहाँ तो नहीं पूछा गया है, तो इस तरह आपका 1 नंबर चला जाएगा। इसलिए आप जल्दबाजी नहीं करेंगे, थोड़ा क्वेश्चन को अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शिक्षण विधियों से आपका 10 नंबर तो आपको मिल ही जाएगा।
नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन गणित की विशेषता को सही सही नहीं दर्शाता। देखिए यहाँ नहीं आ गया है, अगर आप जल्दबाजी में पढ़े लेंगे, देखते हैं, पढ़ के दिखाते हैं आपको। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन गणित की विशेषता को सही सही दर्शाता है। अगर ऐसे आपने पढ़ लिया तो नहीं तो आपने छोड़ दिया, और यहाँ नहीं दर्शाता है, पूछा ही गया है। गणित विचारों का तार्किक विज्ञान है। गणित मनुष्य के मस्तिष्क में तर्क की आदत को बनाने का मार्ग है। गणित अमूर्त विज्ञान नहीं है। गणित की संख्या एवं स्थान के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया। तो यहाँ आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, गणित अमूर्त विज्ञान नहीं है। जबकि गणित अमूर्त विज्ञान है, यहाँ आपको नहीं दर्शाता है गणित की विशेषता, नहीं ही पूछा गया है। आपका नहीं का आंसर नहीं से हो गया है, लेकिन ये हर जगह आपकी काम में नहीं आएगी, ये ट्रिक नहीं अपनाना है। बहुत से लोग ट्रिक आपको बताए होंगे, लेकिन ट्रिक पर नहीं जाना है, आपको क्वेश्चनों को समझना है, कॉन्सेप्ट आपको समझना है, वही आपके लिए ब्रह्मास्त्र है समझना। तो कंसेप्ट को आप समझिए, उत्तर आप बेहतरीन ढंग से कर पाएंगे। अगर आपसे गणित नहीं भी बनती है तो आपका शिक्षण विधियों से 10-12 नंबर आपको हर हाल में मिल जाएंगे, और उधर से आपका स्थानीय मान जो भी छोटे छोटे आपके क्वेश्चन फंसेंगे तो आप उनको कर ही लेंगे, तो इतना आपका हल हो जाएगा बेहतरीन ढंग से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ट्रिक पर बिल्कुल आप समय ना बर्बाद करिए, क्योंकि कंसेप्ट समझिए, कंसेप्ट में सबका आप क्लियर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित के पाठ्यक्रम निर्माण को अच्छी तरह से नहीं दर्शाता। तो इनमें से आपको छांटना है कि कौन सा गणित के पाठ्यक्रम निर्माण को अच्छी तरह से नहीं दर्शाता। पहला है आपका, गणित पाठ्यक्रम विद्यार्थी केंद्रित होना चाहिए। गणित का पाठ्यक्रम क्रिया आधारित होना चाहिए। गणित का पाठ्यक्रम मनोवैज्ञानिक एवं तार्किक ढंग से व्यवस्थित होना चाहिए। गणित का पाठ्यक्रम गणित अध्यापक की सहमति को आवश्यक नहीं मानता। तो यहाँ आपका अच्छी तरह से नहीं दर्शाता, तो ये गणित का पाठ्यक्रम गणित अध्यापक की सहमति को आवश्यक नहीं मानता, ये आपका गणित के कथन पाठ्यक्रम निर्माण को अच्छी तरह से नहीं दर्शाता है। तो यही सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। अब आपके दिमाग में जा रहा होगा कि यहाँ नहीं पूछा गया था और इसमें भी नहीं आया है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा। होता है मित्रों, लेकिन आपको कंसेप्ट पर विशेष जोर देना है, कंसेप्ट पर ध्यान देना है। अगर आपसे बिल्कुल नहीं बनता है तो आप ट्रिक का इस्तेमाल करिए, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि आप बिल्कुल कंसेप्ट को बेहतरीन ढंग से सीख लेंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, ट्रिक वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विधि विद्यार्थियों में गणित संबंधी कमजोरी जानने की अच्छी विधि नहीं है। विद्यार्थियों को कक्षा के अंदर एवं बाहर प्रश्न करना, मौखिक कार्य, विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं का विश्लेषण, विद्यार्थियों में तुलना करके। तो यहाँ आपका कौन सी विधि विद्यार्थियों में गणित संबंधी कमजोरी जानने की अच्छी विधि नहीं है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका तुलना। तुलना करके ये आपकी अच्छी विधि नहीं है, तुलना करना, कि विद्यार्थियों में तुलना की जाए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्योंकि अगर आप तुलना करेंगे तो विद्यार्थियों में हीनता जैसी भावना उत्पन्न हो जाएगी, हीनता या कुंठा की भावना अगर विकसित हो जाएगी तो इस तरह इस टाइप का आपका गलत प्रभाव पड़ेगा बच्चे पर। अगर आप एक अच्छे शिक्षक हैं तो आपको विद्यार्थियों की तुलना करने से बचना चाहिए। नए प्रकरण के प्रति विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अध्यापक द्वारा कक्षा कक्ष में प्रस्तुत की जाने वाली परिस्थितियों को कहते हैं। पूर्व ज्ञान, प्रस्तावना, उद्देश्य कथन, आदर्श प्रश्न। तो नए प्रकरण के प्रति विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अध्यापक द्वारा कक्षा कक्ष में प्रस्तुत की जाने वाली परिस्थितियों को प्रस्तावना कहते हैं। क्योंकि उससे पूर्व छात्रों को ध्यान आकर्षित करने के लिए रुचि, जिज्ञासा, पूर्व ज्ञान को टटोलने और पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान में संबंध करने
जो भी क्रियाकलाप कक्षा में होता है उसे आप पाठ प्रस्तावना कहते हैं। तो इस तरह आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। ये सारी क्रियाएं प्रस्तावना के अंतर्गत होती हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित की प्रकृति को नहीं दर्शाता है? तो इनमें से आपको बताना है कौन सा कथन गणित की प्रकृति को नहीं दर्शाता है। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, गणित में सामान्यीकरण का क्षेत्र संकुचित होता है। ये गणित की प्रकृति को नहीं दर्शाता। गणित की अपनी भाषा होती है जिसके माध्यम से सूत्र, प्रत्यय, सिद्धांत का प्रतिपादन किया जाता है। गणित में अमूर्त तथ्यों की व्याख्या का अवसर होता है। संख्याएं, स्थान, मापन आदि गणित का आधार है। तो ये जो भी ये प्रकृति है ये आपकी गणित को प्रकृति को दर्शाता है। लेकिन ये जो कथन सी है आपका, गणित में सामान्यीकरण का क्षेत्र संकुचित होता है, ये आपका गणित की प्रकृति नहीं होती है। इस तरह आपका ये लास्ट क्वेश्चन पूरा होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।